संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान बनाते समय यह सोचा जरूर होगा कि क्या आज जो वह आधुनिक के रूप में अपना रहे हैं, आधुनिकता के तौर तरीकों से उसको अपना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग इसको उसी प्रकार से आधुनिकता के हिसाब से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वह आज के हिसाब से उस वक्त का संविधान रूढ़िवादी हो गया होगा, कंजर्वेटिव हो गया होगा, पुराना हो गया होगा, परंपरागत तरीकों का हो चुका होगा, रीति रिवाजों के अधीन कहलाएगा या फिर कहे कि पुरानी सोच के अधीन कहलाएगा। तो संविधान बनाते वक्त संविधान सभा के सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना कुछ ऐसे जरूर ऑप्शंस रखे जाए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग अपने जरूरत, समय और संसाधन के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सके। हमने आपसे जैसा कहा कि उस वक्त कुछ विचार रहा होगा जो उस वक्त के हिसाब से आधुनिक हो, लेकिन किंतु आज के हिसाब से वह पुराना हो चुका है, रूढ़िवादी हो चुका है, कंजर्वेटिव हो चुका है। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान में संशोधन के लिए क्या कुछ प्रावधान रखे, क्या कुछ महत्वपूर्ण वो तरीके हैं, आइए जानते हैं अपने इस क्लास में। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी ओझा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संशोधन किस तरीके से होता है, किस भाग में है, क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग मौलिक कर्तव्य कर चुके हैं, उसके बाद से हम लोग भाग 5 संघ में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्लास को करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पर जब हम कहेंगे कि इस तरह से या उस तरह से, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है या हुआ है। तो देखिए, सर्वप्रथम भाग 20 में पार्ट जो 20 है उसके अधीन इसका वर्णन आता है। ठीक, आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। इसमें पहले हम आपको बताएं कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो इसका प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी आसान से आप समझेंगे। देखिए, इसके बाद से ये कि संविधान सभा के सदस्यों में से कुछ सदस्यों का मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली हो, और कुछ का मानना था कि कठोर हो। लचीली प्रक्रिया क्या है, कठोर प्रक्रिया क्या है? तो संविधान संशोधन में वह प्रक्रिया लचीली कहलाती है जिसमें आम जिस तरह से नियम कानून बदले जाते हैं, आम नियम कानून जिस तरह से बनाए जाते हैं, उसी तरह से संविधान में बदलाव भी हो जाता है, तो वो लचीला संविधान संशोधन कहलाता है। लेकिन कठोर कौन सा होता है? तो कठोर वह होता है जो आम नियम कानून की तरह, आम नियम कानून की तरह ना हटाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है, ना लागू किया जा सकता है, वो कठोर होता है। तो भारत में क्या हुआ? तो देखिए, कठोर को मानने वाले में जो प्रमुख वो थे सदस्य, उसमें थे केटी शाह थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे। ये लोग चाहते थे कि कठोर प्रक्रिया अपनाई जाए। ठीक, लेकिन लचीले में मानने वाले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, के जी कामत, ठीक है, महावीर त्यागी इत्यादि थे। ठीक है। और फिर क्या हुआ? जब इन दोनों लोगों ने, इन्होंने अपना अपना विचार रखा, फिर सबके विचार और ध्यान से सुनने के बाद से संविधान सभा ने उस प्रक्रिया को अपनाया जिसमें दोनों, कठोर और लचीली, दोनों का मिश्रण हो। ठीक है। अर्थात क्या है? तो फुलटन पद्धति, फुलटन प्रोसेस। फुलटन पद्धति क्या है? तो फुलटन पद्धति वे है जहां पर तीनों, ठीक है, साधारण साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से आपका संशोधन हो सकता है। ठीक है। विशेष बहुमत से हो सकता है, विशेष बहुमत से आपका संशोधन हो सकता है, प्लस विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी बहुमत, प्लस आधे से ज्यादा विधानमंडलों को, हाफ स्टेट्स, 1/2 स्टेट जितने भी टोटल हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के विधानमंडलों से साधारण बहुमत से उनका वो चाहिए। हम आगे देखते हैं। जिस भी उसमें तीनों ये प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको फुलटन कहता है। ठीक है, फुलटन पद्धति कहता है। क्लियर है? आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान किया गया संविधान संशोधन का, हमने बताया। तो आर्टिकल 368 एक क्या है? तो 368 एक जो है वो कहता है कि संसद को यह शक्तियां प्राप्त है। किसको? संसद को। संसद के द्वारा संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तथा उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। ठीक है। लेकिन ये चीज जो है, ये आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद में जो अपना फैसला दिया था, उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी। तो उसमें इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो हम देखेंगे बहुत जल्दी कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए, फिर उसके बाद से आर्टिकल 368 का ही पार्ट 2, 368 का 2, वो संविधान में संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। पहला कौन सा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संशोधन के प्रकार में पहला संशोधन ये है, जो हमने 368 में कहा आपको, उसमें ये है कि इसमें विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, विशेष बहुमत से। ठीक है। इसमें दो शर्तें हैं विशेष बहुमत में। पहली शर्त क्या है? तो पहली शर्त यह है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत।
ठीक है, मान लीजिए 1000 लोग हैं, ठीक है, तो इसका बहुमत यानी कि 501 वोट कम से कम चाहिए, 501, ठीक है। अच्छा, दूसरा शर्त इसका बहुमत, और दूसरा उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 बहुमत, यानी मान लीजिए कि प्रेजेंट ही कितने हुए, तो प्रेजेंट हुए 775, 750 कर लीजिए, इसका 2/3 का 2/3, ठीक है। तो जो आएगा उतने मतलब आपको वोट चाहिए इसको पारित करने के लिए। संविधान के ज्यादातर भाग इसी तरह से संशोधित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर इसी तरह से होते हैं। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था जो भारतीय संविधान से असहमत होंगे उन्हें संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी उनका कहना यह था कि संविधान संशोधन में अगर आप इतने ही ज्यादा मतलब आपको वो है बदलाव की आवश्यकता लग रही है, तो आपको बस ऑब्वियस की संसद में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आप 2/3 बहुमत से आप आएंगे सरकार में, तभी होगा। दूसरा तरीका क्या है संविधान में संशोधन का, तो ये भी हमने बताया कि संविधान संशोधन के लिए इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, जो हमने आपको 2 शर्तें बताई वो भी, उसके अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन चाहिए। विधानसभा का याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का आपका इसमें समर्थन चाहिए होगा, ठीक है। इसमें विधानसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पास, साधारण सिंपल मेजोरिटी से विधानसभा इसको पास करके अपनी सहमति देगी और इसको भेजेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विधानसभा कितने दिन के अंदर इसमें वो करेगी, इसका कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है कि कितने दिन के अंदर जो है आपका ये राज्य की विधानसभाएं इस पर अपनी सहमति प्रदान करें या खारिज करें, ठीक। यह प्रक्रिया सबसे कठोर है, ये ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया जो है सबसे कठोर है, यही जो है इसको कठोर बनाती है। कठोर संविधान संशोधन के रूप में ये शामिल होता है, यही सब, ठीक। अब फिर लचीला क्या है वो भी हम अभी जल्द देखेंगे कुछ देर में। इसमें देखिए कौन कौन से वो शामिल है, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के बीच विधायक शक्तियों का विभाजन, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको संशोधन के लिए आधे से ज्यादा राज्यों का आपका समर्थन चाहिए, जिसमें जीएसटी काउंसिल के लिए भी आपका चाहिए। 7th जो शेड्यूल है, आपको भी पता है कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, उससे रिलेटेड कोई चेंज चाहिए तो उसमें भी आपको चाहिए। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। संविधान के संशोधन कर को लेकर संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि मान लीजिए बाकी सब तो दे दिया और ये अगर नहीं दिया होता, ठीक है, तो संसद क्या करती कि इसी में 368 में आर्टिकल 368 में चेंज करके कह दे कि हमको किसी भी राज्य से उसके समर्थन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पावर है, हमने हटा दिया इसको, लो क्या कर लेते। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने इसको भी इसमें शामिल किया कि अगर आपको इसमें भी कुछ चेंज करना है तो आपको 50%, 51% कह लीजिए कि आपको वो चाहिए होगा, राज्यों से आपको सहमति चाहिए। ये तो रहा कि किस तरह से हो सकता है, क्या क्या तरीके रहे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है ये देखते हैं। तो संविधान संशोधन की पहली प्रक्रिया में यह आता है कि आप इसको किसी भी सदन में कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी सदस्य, हम और आप नहीं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राज्य की विधानसभा, विधानमंडल या विधान परिषद में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको सरकारी भी कर सकते हैं, मैंने बताया कि मंत्री वगैरह भी कर सकते हैं, गैर सरकारी भी इसमें पेश कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की कोई परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। हम बताएंगे किसमें चाहिए किसमें नहीं चाहिए, वो आगे आएगा। इसके लिए नहीं चाहिए। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक किया जाए, तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें से तो लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से नहीं पास हुआ, आओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों को एक साथ बिठाओ, क्या नाम है, संयुक्त अधिवेशन में क्या कहते हैं इसको, ज्वाइंट सिटिंग में बुलाते हैं और उसके बाद से आप यहाँ से पास करा दीजिए। नहीं, आपको लोकसभा से अलग पास कराना होगा, राज्यसभा से अलग पास कराना होगा, और 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान में बदलाव चाहता है तो उसे संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। चलिए अगला पेज है हमारा कि देखिए उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से विधेयक संघ की अवस्था में संशोधन के मुद्दे पर आधे राज्य विधान, अगर ऐसा कुछ है संघ के मामले में अगर कुछ है या जो भी है, तो उसमें आपको हमने बताया है एक ये प्रोसीजर रहेगा कि राज्यों के पास जाएगा, आधे राज्य जैसे ही विधानमंडल से सामान्य बहुमत से पारित कर देंगे, तुरंत जो है ये वहां आ जाएगा, किसके पास, ये आ जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसको सहमत के लिए अपने पास रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति देखिए सहमत देंगे, ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इस पर सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है।
क्या है, बाध्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये कब किया गया था, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये काम किया गया है कि उनको बाध्य बना दिया गया है कि नहीं भैया, आपको जो है इस पर साइन करना ही है। ठीक है, देखिए, प्रेसिडेंट वाज मेड बाउंड टू एग्री द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जैसे ये सहमति दे देंगे, आपको पता है क्या हो जाता है, वो अमेंडमेंट बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला पेज पर है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अलावा भी संशोधन का एक अलग प्रकार का वर्णन है। हमने आपसे कहा था कि 3 प्रकार होता है फुलटन के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी जिसे कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 368 में इसका वर्णन नहीं है। एक अगर प्रश्न पूछा गया है और अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में कितने प्रकार के संविधान संशोधन का वर्णन है, ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन नंबर तीन, सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। तो आप तुरंत मारेंगे कि संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। सर ने तो पढ़ाया था, एक सिंपल मेजोरिटी से, एक क्या नाम है स्पेशल मेजोरिटी से, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट। लेकिन नहीं, 368 में सिर्फ 2 ही तरीकों का वर्णन है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा है, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट। सिंपल मेजोरिटी का आर्टिकल 368 में वर्णन ही नहीं है। ये एकदम आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम सेट कर लीजिए। देखिए, अब हम इसमें बताते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं। तो देखिए, इसमें नए राज्यों की स्थापना, हम जब हम पढ़े थे पार्ट 1 भाग 1, जब हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 2 और नए राज्यों का प्रवेश, ठीक, तथा आर्टिकल 3 उनके नाम में भूभाग और सीमा में परिवर्तन, तो हम वहां ये पढ़े थे पार्ट 1 भाग 1 में। भाग 1 में अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर किसमें पढ़े थे, 2 और 3 में। वहीं हम लोग पढ़ लिए थे आर्टिकल नंबर 4 में कि जब हम ऐसा कोई चेंज करेंगे तो ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, इसके लिए संसद सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। और यही क्या था, यही था आपका साधारण बहुमत। यानी आर्टिकल 4 में सिंपल मेजोरिटी की बात की गई है राज्यों के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, विधान परिषद का निर्माण तथा हटाना, इस पर भी सिंपल मेजोरिटी, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरी सूची में वर्णित राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीशों की भत्ते, वेतन, इनका जो पेंशन वेंशन होता है उस पर भी चेंज करने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से होता है। संसद में कोटा, कोरम मतलब कोटा, संसद का कितने लोग, मतलब पढ़ेंगे हम लोग कोरम कितना होता है। संसद का वेतन, ठीक है, सांसदों का वेतन भत्ते वगैरह में भी सिंपल मेजोरिटी से होता है। संसदीय प्रक्रिया के नियम में सिंपल मेजोरिटी, संसदीय विशेषाधिकार, इसकी सम्मति और सदस्यों के विशेषाधिकार में सिंपल मेजोरिटी, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सिंपल मेजोरिटी। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी है, देखिए अभी हम आपको अगले पेज पर चलते हैं और बताते हैं। देखिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना हो तो सिंपल विस्तार है, ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्राधिकार का विस्तार है, कम तो कर ही नहीं सकते हैं लोग। ठीक है, विस्तार करना तो सिंपल मेजोरिटी से उनको और पावर दिया जा सकता है। आधिकारिक भाषा का प्रयोग सिंपल मेजोरिटी। नागरिकता अर्जन और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब छोड़ना, नागरिकता सिटीजनशिप को पाना, उस पर नियम कानून बनाना, उससे रिलेटेड, ये भी सिंपल मेजोरिटी से होता है। इसका कहाँ वर्णन है, इसको मैं इसलिए लूंगा क्योंकि हम लोग क्लासिक कर चुके हैं। आर्टिकल याद करिए, कौन सा पार्ट याद दिला देता हूं, पार्ट है 2, भाग 2 में है आर्टिकल नंबर 11, जहां वह कहता है कि संसद नागरिकता संबंधित अर्जन, प्रत्यय या अन्य किसी भी नियम को सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से पास कर सकती है, बना सकती है। उसके लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। सांसद और राज्य विधानसभा उपचुनाव परिसीमन का ये सब हम लोग करेंगे। केंद्र शासित क्षेत्र में 5 और 6 सूची में जितने भी विषय सिंपल मेजोरिटी से सब किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद से एक छोटा सा, 2 छोटा सा टॉपिक है, वो हम यही साथ में बताते चले आपको। इसको हमने वैसे अपने क्लास में पहले बताया हुआ है, वो क्लास की लिंक इस वक्त आपको ऊपर आ रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी हम छोटा सा बताएं, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना कि बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के पहले बारे में हम बताएं या संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बताएं, तो चलिए पहले संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग, ठीक, सरकार के 3 अंग होते हैं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, क्या उन कौन से होते हैं, विधायिका लेजिस्लेचर, इंग्लिश में मैं बोलूंगा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, ये 3 अंग होते हैं। ठीक है, ये विधायिका का काम होता है कानून बनाना,
कार्यपालिका का होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का क्या होता है कि कानून न मानने वालों को दंडित करना या दंड देना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये 3 काम होते हैं इन तीनों का। जब अब यहाँ पे हम अपने पेन का कलर बदल देंगे ताकि आप जीवन में कभी ना भूलें, इसको एकदम ऐसे याद रखिएगा, भूलिए कहीं मत। जब कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, क्या हो, जवाबदेह हो, जवाबदेह हो, ठीक है, मतलब कि कार्यपालिका को आकर यहाँ पर विधायिका में, विधायिका मतलब कौन, संसद, संसद ही तो कानून बनाती है, संसद में आकर जवाब देना हो। संसद में भी किसमें, लोकसभा में आकर जवाब देना हो। प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उसको आकर संसद में जवाब देना है। कोई ऐसी कोई घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, तो विपक्षी दल या कहें तो खुद अगर उनके जो लोग नहीं खुश हैं वो खुद ऐसा कर सकते कि संसद में उनसे, अब तो खैर नैतिकता बची नहीं है, वरना अपने ही पार्टी के खिलाफ लोग खड़े होकर उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। विपक्षी दल इसीलिए होता है कि वो उनको आकर जवाब देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर लोकसभा में जवाब देना है, संसद में जवाब देना है, तो वो इसके प्रति जवाबदेह हैं। और विधायिका यानी कि संसद, विधायिका शब्द का यूज कर रहा हूं तो यानी संसद करिएगा, और संसद में भी अगर आए तो लोकसभा, लोकसभा के प्रति तो जवाबदेह हैं ही, लेकिन संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है और इनको निरंकुश होने से रोकती है। कैसे, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, इनको गिरा सकती है, अगर बहुमत नहीं तो गिरा सकती है। निंदा प्रस्ताव पारित करके हाय हाय थू थू किया जा सकता है कि यार तुम्हारी निंदा कर रहे हैं हम। कई तरह से प्रस्ताव होता है ना, जब संसद पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल से समझेंगे। जब संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है, तो क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसका विपरीत क्या है, तो इसका विपरीत है अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी कहें प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है तो हम आपको बता दें, एक मिनट के लिए बस, थोड़ा सा उसका वैसे यहाँ कोई जिक्र नहीं, लेकिन हम बताएं कि जब विधायिका, कार्यपालिका यानी कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एंड आपका न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ये तीनों की शक्तियां, शक्तियां यानी पावर अलग अलग हो, इनका काम अलग अलग हो, इनका इस कार्यपालिका और संसद के बीच कोई जवाब देना हो, एग्जीक्यूटिव जो किसी प्रकार से जवाब ना दे, ना ही उस पर ना वो कर सके, शक्ति मतलब नियंत्रण कर सकते या कुछ नहीं। ठीक है, और इस ये न्यायपालिका तो सब में अलग ही रहती है। क्लियर, इन तीनों का पावर अलग अलग हो, शक्तियां अलग अलग हो। ठीक है, कहें कि पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण हो तो क्या होता है, वो अध्यक्षात्मक होता है, वो होता है राष्ट्रपति वाला होता है, क्या तो प्रेसिडेंशियल होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर, ये याद रखिएगा, वो होता है क्या, प्रेसिडेंशियल होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है। अब बात करते हैं संघीय शासन प्रणाली की। तो देखिए संघीय शासन प्रणाली में क्या है, ये तो हमने बता दिया। ठीक, ये आपको संसदीय शासन व्यवस्था। अब आते हैं संघीय यानी फेडरल। फेडरल में क्या है, तो फेडरल में ये है, हम आपके लिए पेन का कलर चेंज कर लें। देखिए फेडरल में क्या है, तो फेडरल में ये है कि सरकार के स्तर भी होते हैं, स्तर, लेवल, लेवल सरकार के स्तर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे क्या हो गया, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल लेवल। दूसरा हो गया स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा हो गया कौन सा, लोकल बॉडीज या कह लें स्थानीय स्वशासन। लोकल पे हो गया, अगर आपका ग्राम से है तो ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है, और अगर आप वहां हैं तो नगर पालिकाएं हो गई। ठीक है, जब शक्तियों का विभाजन, जब शक्तियों का विभाजन अलग अलग स्तर पर हो, संविधान के द्वारा लिखित रूप से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का क्या विशेषता है, और उसमें ये दे कि लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, तो सबसे पहले यही है, बाकी सब हटाइए। सबसे पहला बेसिक चीज यही है कि संविधान के द्वारा लिखित रूप से, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कहाँ हो, सेंट्रल लिस्ट पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, और अगर लोकल बॉडीज हैं तो लोकल बॉडीज, नहीं तो कम से कम शक्तियों का विभाजन 2 लेवल पर तो होना ही चाहिए। भारत में 3 लेवल पर है, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसीलिए 7th शेड्यूल भी है, जहां पर आपकी बात की गई है यूनियन लिस्ट की, जहां यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, सर स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और कॉन्करेंट पर जो है वो समवर्ती सूची पर तीनों, ये दोनों काम कर सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या कैसे कब। ठीक, यानी शक्तियों का विभाजन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, ठीक है, किसके द्वारा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म। ओके, तो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है,
हो सकता है कि यूनियन सिस्टम या कहें कि एकात्मक शासन में उसने अपने 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 आसानी से शासन चलाने के लिए उसने किया हो कि अपना तो पावर रखा ही है, अपने 2-4-10 लोग को नीचे स्टेट में बिठाकर पावर दे रखा हो कि ठीक है तुम चलाओ, स्टेट के नाम पे चलाओ। तो वो यूनिटरी ही फॉर्म होगा, वो कभी भी फेडरल संघीय शासन, संघात्मक शासन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एकमात्र इसमें जो है वो क्या है, लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये याद रखिएगा। ठीक है, विभाजन यानी जब जब शक्तियां ऊपर से नीचे की तरफ विभाजित की गई हों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो वो होगा आपका फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन व्यवस्था। जब पावर ऐसे सेपरेट किया गया हो, इसमें कार्यपालिका विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका में, कि आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, ये वाला, तो वो हो जाएगा कौन सा, प्रेसिडेंशियल। ठीक, और अगर विधायिका कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है तो संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा हमने क्लास में बताया, क्लास देख सकते हैं आप। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि होगा आपका राष्ट्रपति से संबंधित भाग 5 में प्रवेश करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताते रहिए। हमने एक वीडियो डाली है आज सुबह, उसको जरूर देखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, खाली हाथ मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।